गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिनांक 26 नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स। अनवर इब्राहिम अनवर इब्राहिम और ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। जो अनवर इब्राहिम है वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक, 24 नवंबर को अनुभवी विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम को सुल्तान अब्दुल्ला द्वारा मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री हैं ये? 10वें। और वहाँ मलेशिया है, उसका सुल्तान कौन है? सुल्तान अब्दुल्ला। अनवर इब्राहिम मलेशिया में एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। इन्होंने क्या 1971 में मलेशिया के मुस्लिम यूथ मूवमेंट की स्थापना की थी जिसे ABIM भी कहते हैं। अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों में इब्राहिम ने ग्रामीण गरीबी और देश को प्रभावित करने वाले अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया था। बाद में है यूनाइटेड मलेशियाई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे शॉर्ट में UMNO, ठीक है, पार्टी में शामिल हो गए और वित्त मंत्री बने। ये वित्त मंत्री भी रहे हैं। एक वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्वतंत्र रूप से विभिन्न राजनीतिक निर्णयों को लागू किया जिससे मलेशिया को एशियाई वित्तीय संकट के प्रभाव से बचने में मदद मिली। जब 1990 के दशक में वित्तीय संकट गहरा गया तो इब्राहिम को निकाल दिया गया। किसको? अनवर इब्राहिम को। और भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। ठीक है, देश में कई सारे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए अनवर इब्राहिम के लिए। जब 2004 में इनकी सजा को पलट दिया गया तो अनवर इब्राहिम राजनीति में वापस लौट आए और अपनी सुधारवादी पार्टी का नेतृत्व किया जिसने 2013 के चुनाव में UMNO को लगभग हरा दिया। जो ये पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी पहले, उस पार्टी को इन्होंने 2013 में हरा दिया। अनवर इब्राहिम को नए मलेशियाई प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे समय शपथ दिलाई गई जब देश अभी भी कोविड-19 महामारी के दीर्घकालिक परिणामों के कारण संघर्ष कर रहा है। मलेशिया वर्तमान में राजनीतिक रूप से विभाजित है। भ्रष्टाचार को दूर करने, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने और संसद और न्यायपालिका जैसी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जनता का दबाव भी है। अनवर इब्राहिम, ये अनवर इब्राहिम जी का फोटो है। ये देश के 10वें PM पद की शपथ लेंगे। 1990 में के दशक में ये देश के डिप्टी PM भी रह चुके हैं। एंटी माइक्रोवेल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया। इस वर्ष 24 से 25 नवंबर तक मस्कट, ओमान में एंटी माइक्रोवियल रेजिस्टेंस पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, शॉर्ट में AMR, पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के लिए काउंटर मेजर्स में तेजी लाना और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। 2022 सम्मेलन का विषय द AMR फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन है। यह रोगाणु रोग प्रतिरोध के मुद्दे को संबोधित करने के लिए वन हेल्थ एक्शन पर बातचीत का अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हाई लेवल मीटिंग ऑन AMR, शॉर्ट में UNGA-HLM में साहसिक और विशिष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का मार्ग प्रशस्त करना है। यह 2014 और 2019 में नीदरलैंड में आयोजित उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलनों के पिछले 2 संस्करणों की सफलता पर बनाया गया है। इसमें स्वास्थ्य पे बात होगी, कृषि पे, पशु स्वास्थ्य पे, पर्यावरण और वित्त के 30 से अधिक मंत्रियों के साथ साथ प्रमुख वैश्विक विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र, नागरिक सुरक्षा अनुसंधान संस्थानों और बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी शामिल है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 40 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। ठीक है, 40 से अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में सर्वोत्तम प्रथाओं के मामलों के अध्ययन का प्रदर्शन, प्रतिभागियों के बीच इंटरैक्टिव चर्चा शामिल है। रोगाणु रोधी प्रतिरोध ब्रैकेट में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR रोगाणु रोधी दवाओं के प्रशासन के बावजूद
सूक्ष्म जीवों के बने रहने और बढ़ने की क्षमता है। जब सूक्ष्म जीव रोगाणु धारकों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं तो मानव उपचार अप्रभावी हो जाते हैं और कभी कभी कोई वांछित परिणाम नहीं देते। इससे उपचार की विफलता और मनुष्य, जानवरों और पौधों में बीमारी और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अब 26 नवंबर आज है और 26 नवंबर को आज क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, नेशनल मिल्क डे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, मतलब आज ही की डेट में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने के लिए कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी 25 और 26 नवंबर 2021 को दूध मिलावट परीक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कल 25 और आज 26 को इन्होंने दूध मिलावट परीक्षण के लिए इन दो यूनिवर्सिटी ने दूध मिलावट परीक्षण शिविर का आयोजन किया है। यह दिन भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये डॉक्टर बहुत भारत में जो दूध के लिए जो अभियान चलाया गया था, जैसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया था, तो इसके जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह उनकी जयंती का प्रतीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत डेयरी संघ के साथ भारत के सभी डेयरी प्रमुखों ने 2014 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाने का संकल्प लिया था। 26 नवंबर डॉक्टर कुरियन का जन्मदिन है। इस दिन क्या है? डॉक्टर कुरियन जो थे उनका जन्मदिन भी है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। वे एक सामाजिक उद्यमी थे। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा कृषि डेयरी विकास कार्यक्रम है। ऑपरेशन फ्लड क्या था? एक कृषि डेयरी विकास कार्यक्रम। इस ऑपरेशन ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया था। इस आंदोलन ने लगभग 30 वर्षों में प्रति व्यक्ति उपलब्ध दूध को दोगुना कर दिया और साथ ही दूध का उत्पादन 4 गुना बढ़ा दिया था। डॉक्टर कुरियन ने अमूल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अमूल जो कंपनी है दूध की, उसके निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमूल ने गुजरात में डेयरी सहकारी क्षेत्र के फलने फूलने का मार्ग प्रशस्त किया था। डॉक्टर कुरियन ने 1973 से 2006 के बीच गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन में भी काम किया था। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा अमूल का प्रबंधन किया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मानव जीवन में दूध की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दूध नोट। दूध वह पहला भोजन है जिसका बच्चा जन्म के बाद उपभोग करता है। बहुत ही नेसेसरी चीज है दूध। ये हमारा डॉक्टर वर्गीज कुरियन की इमेज है। ठीक है, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक भी रहे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। 26 नवंबर आज ही 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। हमारा हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इससे संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ डे के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को आया था, प्रभाव में आया था, और इसलिए भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। संविधान दिवस 2015 में घोषित किया गया था। यह डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किया गया था। यह घोषणा पीएम मोदी द्वारा की गई थी जब उन्होंने मुंबई में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की आधारशिला रखी थी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की आधारशिला रखी थी। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू बनाई गई है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान दिवस की राष्ट्रीय विधि दिवस, नेशनल लॉ डे भी कहते हैं।
और इसे क्यों मनाया जाता है? यह देश में कानून और न्याय का आकलन करने के लिए मनाया जाता है। यह देश में न्यायपालिका प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। यह दिन कानूनी पैसे की स्वतंत्रता का जश्न मनाता है। इन्हीं कारणों से संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1979 तक राष्ट्रीय कानून दिवस नहीं मनाया जाता था। डॉक्टर LM सिंघवी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। ये संविधान दिवस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो। कबाड़ में बेचा वाहन तो नए के पंजीकरण में छूट मिलेगी, ये आज की खबर है। स्क्रैप पॉलिसी को योगी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। गैर व्यावसायिक पर 15 और व्यावसायिक वाहनों पर 10% छूट दी जाएगी। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस नीति की मंजूरी दी गई है। यदि कोई अपना वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर स्क्रैप कराता है तो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर नए वाहन के पंजीकरण में छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट प्रमाण पत्र की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक मान्य होगी। ठीक है, वेबसाइट पर भी कर सकते हैं आवेदन। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो वेबसाइट पर जाकर आवेदन भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या ट्रस्ट को अपने वाहन को कबाड़ घोषित करना है तो वह वेबसाइट www.ppe.nsws.gov.in/scrap पेज पॉलिसी पर आवेदन कर सकता है। आज की एक अन्य खबर और है। गाजियाबाद, आगरा व प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जा रही है, जिसे बोलते हैं कमिश्नरेट सिस्टम। इसके मुताबिक 3 जिलों को 3 जोन में बांटा जाएगा। गाजियाबाद में क्या होगा? 23 थाने होंगे, 9 सर्किल होंगे और 3 जोन होंगे। आगरा में क्या होगा? 44 थाने होंगे, 14 सर्किल होंगे और 3 जोन होंगे। प्रयागराज में 41 थाने होंगे, 14 सर्किल होंगे और 3 जोन होंगे। यह व्यवस्था लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी में पहले से ही लागू है। बात यूपी की हो रही। एक अन्य खबर है, अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीर, नाम के उपयोग पर लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीरों, नाम या अन्य खासियों के अनधिकृत उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है। देश में पहली बार इस तरह की रोक लगाई गई है। इससे पहले कभी ऐसी रोक नहीं लगाई गई थी। अमिताभ ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। ठीक, जो अमिताभ बच्चन हैं उन्होंने इसे लेकर याचिका दायर की थी। सेलिब्रिटी होने के नाते अपनी सभी पहचान व विशेषताओं का प्रचार के लिए उपयोग करने का अधिकार केवल उन्हें ही है, ऐसा उनका कहना है। अमिताभ ने प्रतिवादियों से 2 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग की है। सुनवाई के बाद जस्टिस नवीन चावला ने बताया कि अमिताभ लोकप्रिय हस्ती हैं और अनधिकृत गतिविधियों से उन्हें अपूरणीय क्षति हो रही है और कुछ गतिविधियों से तो उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान हो रहा है। नोट वेबसाइटों से अनधिकृत कंटेंट हटाने का आदेश भी जारी किया है कोर्ट ने। आपने देखा होगा कुछ स्कैम हो रहे हैं KYC के नाम पर। इस तरह की गतिविधियों और को रोकने के लिए इस तरह का आदेश कोर्ट ने दिया हुआ है। एक अन्य खबर है, 23 बस अड्डे यूपी में 23 बस अड्डे PPP मॉडल पर होंगे विकसित। ठीक है, तो ये 23 बस अड्डे कौन कौन से यूपी में? पहला है कानपुर झकरकटी, दूसरा कौशाम्बी गाजियाबाद, तीसरा वाराणसी कैंट, चौथा सिविल लाइन प्रयागराज, 5वां विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ, 6ठा है सोहराब गेट मेरठ, 7वां है ट्रांसपोर्ट नगर आगरा, 8वां है ईदगाह आगरा, 9वां है आगरा फोर्ट, 10वां है रसूलाबाद अलीगढ़, 11वां है मथुरा पुराना गाजियाबाद, 12वां है 13वां है गोरखपुर, 14वां है चारबाग बस अड्डा, 15वां है जीरो रोड डिपो प्रयागराज, 16वां है अमोसी लखनऊ, 17वां है साहिबाबाद, 18वां अयोध्या धाम, 19 है बरेली, 20वां है बुलंदशहर, 21वां है गढ़ मुक्तेश्वर, 22वां है मिर्जापुर और 23वां है रायबरेली। सोलर पावर लूम प्लांट लगाने पर 50% सब्सिडी देगी उत्तर प्रदेश सरकार। एक ये अन्य खबर है आज की। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कैबिनेट निर्णय को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के तहत पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। योजना को लागू करने के लिए यूपी नेडा
को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। संयंत्र स्थापित करने में 50% की राशि लाभार्थी को अपने स्रोत या बैंक से ऋण लेकर जुटानी होगी। अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों को प्लांट की कुल लागत पर 75% अनुदान दिया जाएगा। शेष 25% राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी। सोलर पावर लूम प्लांट स्थापित होने से पावरलूम बुनकरों को लगातार विद्युत आपूर्ति मिलेगी। इससे न केवल उनका उत्पादन बढ़ेगा बल्कि लागत भी कम आएगी और इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और बुनकरों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। एक अन्य खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही बुनकर सौर ऊर्जा योजना की पात्रता। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बुनकर सौर ऊर्जा योजना चलाई जा रही है, जो उसकी जो पात्रता है वो क्या क्या है। पहली पात्रता है, बुनकर की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। जो इसकी आयु है वो 18 से 65 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। बुनकर वस्त्र उत्पादन के कार्य में कार्यरत हो। बुनकर के पास बुनकर परिचय पत्र एवं विद्युत विभाग की ओर से जारी विद्युत कनेक्शन का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है। तीसरी क्या है, बुनकर के पास आधार कार्ड और फोटो युक्त वोटर कार्ड होना अनिवार्य है। क्या क्या, आधार कार्ड हो और वोटर कार्ड हो। चौथी है, बुनकर के पास सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए उपयुक्त स्थान या छत उपलब्ध होनी चाहिए। और पांचवी कंडीशन है, सहकारी समिति वैधानिक संचालक मंडल के साथ कार्यशील होनी चाहिए। उसकी बैलेंस शीट भी अपडेट होनी चाहिए। ये कुछ बुनकर सौर ऊर्जा योजना की पात्रताएं हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। भाई सोनू सिंह।